नमस्कार। पाकिस्तान और चाइना डरे हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिका विजिट से। क्यों डरे हुए हैं? एक विजिट ही तो है और उससे क्या? ये एक इन्विटेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जिसमें वो वहां जा करके बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी डिस्कशंस होंगे। अभी अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया आए हुए थे और इंडिया आकर के कई चीजों को फाइनलाइज करके गए। ये सारी फाइनलाइज डील्स पे साइन हो सकते हैं और साइन हो सकते हैं कुछ ऐसी चीजों पे जो कि मैं अगर जयशंकर साहब के टर्म्स में बोलूं कि आपको झटका लगेगा, आपका शौक में खत्म नहीं करना चाहता, ऐसा जयशंकर साहब ने बोला कि ऐसी चीजें पता चलेंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो आपको भी हैरान कर देंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल होलकर साहब, ये कई जगह पे पढ़े हुए हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं, अगर मैं उसका लेखा जोखा दूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। साथ में सर जो हैं वो इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट भी हैं। इनकी इनकी जो पढ़ाई है वो आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से, आईआईएम कैलकाटा से है, एमआईटी बोस्टन से है, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट शिकागो से है, कैलिफोर्निया की बार्कले यूनिवर्सिटी से, आईआईटी दिल्ली से है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे स्टडी कर रहे हैं इस समय नीदरलैंड्स की लीडन यूनिवर्सिटी से। सर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, ये तो पिछली बार भी मैंने पूछा था सर, अगर इतनी सारी यूनिवर्सिटी मेरे पास लिखी होती ना अपने बायोडा में, सर मजा आया था, मैं बायोडा भेजता ही नहीं, अपने आप नौकरी मिलती। अच्छा सर आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सर ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, इससे क्यों खासे घबराए हुए हैं हमारे जो ये चाइना और पाकिस्तान? क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है? रोहित जी, पहले तो जय हिंद और नमस्कार आपको। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया। और जैसे कि हम बहुत कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं, देखिए घबराया तो ये घबराएंगे भी और परेशान भी होंगे, क्योंकि एक काउंटर वेट इंडिया है एशिया के अंदर। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, वो अब उसकी इंडिया की राइटफुल पोजीशन जो है, राइटफुल प्लेस जो है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। और अगर आप देखें ध्रुवीकरण जो है ना, वो जो सेंटर ऑफ पावर जिसे कहते हैं, अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हटकर एशिया की तरफ आया है। और एशिया के अंदर एकमात्र है, मैं भी कल ही देख रहा था कि मैं बड़ा हैरान था पहले, लेकिन आसियान कंट्रीज में भी अगर सबसे लार्जेस्ट आर्मी देखेंगे तो वो आसियान कंट्रीज में सिंगापुर की है। तो आप सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, उसकी अगर आर्मी बड़ी है तो बाकी थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह बहुत छोटी छोटी, मतलब फौज इनकी वो कैपेबल नहीं है जो चाइना को टेक ऑन कर सकती है। हमारी जो कंट्री है, और आपने 4 दिन पहले भी देखा होगा जो न्यूज आई थी कि किस तरीके से इंडियन नेवी ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडियन अरेबियन सी में उतारा था, कंप्लीट फ्लोटिला के साथ। वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है। तो ये सब चीजें तब होती हैं जब आप एक सुपर पावर की तमन्ना रखते हैं, अपनी पोजीशन को कर रहे हैं। तो ये दोनों इसलिए घबराए हुए हैं कि अब यूएस ने रियलाइज कर लिया कि इंडिया इज नॉट अ ऑर्डिनरी रीजनल पावर, इट हैज टू बी गिवन इट्स प्लेस। और अभी अपने कई डिस्कशन में देखा कि इंडिया के साथ में अगर आप देखें तो कितने विदेश मंत्री वेस्टर्न कंट्रीज के आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए, अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूएस वाज आल्सो हियर। तो ये सारी चीजों को आप देखेंगे तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को ले जाने की बातचीत हो रही है। और वो ये भी जानते हैं, और उनके पास बहुत अच्छा मौका है रोहित जी, क्योंकि इस वक्त इंडिया भी अपनी डिपेंडेंसी रशिया पे कम करना चाहता है। रशियन खुद इंडिया से चाहते हैं कि इंडिया हथियार अब उल्टा सप्लाई करे रशियंस को, बिकॉज उनकी पूरी जो इकोनॉमी हिली पड़ी है, इंडस्ट्रियल जो भी आपकी डिफेंस इंडस्ट्री है, वो अपने खुद यूक्रेन वॉर में इतना लॉसेस सहन ले चुकी है कि अब वो अपनी आपूर्ति कर रहे हैं। तो इसलिए अब अमेरिकन जानते हैं कि इंडिया एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है और इंडिया को वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये सही वक्त है। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो इंडिया बेस्ड है। वो कंडीशन अमेरिकन बेस्ड नहीं है कि अमेरिकन उस टर्म्स एंड कंडीशन पे दे। पिछली बहुत सालों से अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया को किसी भी गवर्नमेंट को अच्छे नहीं लगे। तो वो हमारी कभी भी वो बढ़त नहीं मिली हमको उनके साथ रिलेशन करने में। लेकिन ये पहली बार ऐसा है जहां इंडिया अपने टर्म्स एंड कंडीशन में यूएस में एक सरकारी दौरे पे मिस्टर मोदी जा रहे हैं। राइट सर, अगर मैं बताऊं तो इंडिया और अमेरिका के जो युद्ध अभ्यास हैं, एक्सरसाइजेस, बायलैटरल हो या मल्टीलेटरल, जो इंडिया और अमेरिका एक्सरसाइजेस कर रहा है, वो कौन सी है? एक विजय प्रहार, दूसरी युद्धाभ्यास, उसका नाम ही युद्धाभ्यास है, तीसरी स्पिटिंग कोबरा, चौथी रेड फ्लैग, पांचवी संगम, छठी कोप इंडिया, सातवीं मलाबार, आठवीं मिलन। ये बड़ी एक्सरसाइज है, छोटी छोटी अलग, जिनको मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूं।
इतनी एक्सरसाइजेस, 8 बड़ी एक्सरसाइजेस में साथ है, और इंडिया ने अभी हाल के दिनों में अमेरिका से क्या-क्या खरीदा है। तो मैं बताऊं तो C-130J स्पेशल ऑपरेशंस प्लेन खरीदे हैं, साथ में खरीदे हैं C-17 ट्रांसपोर्टर्स, P-81 सबमरीन हंटर प्लेन, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स, हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स, M777 होवित्जर, MH-80 सीहॉक मेरीन हेलीकॉप्टर्स। अगर इतना कुछ, ये 21 बिलियन डॉलर्स का डील थी सारी की सारी। अगर इतना कुछ हम खरीद रहे हैं और इतनी एक्सरसाइजेस साथ कर रहे हैं, तो हमारी जो रिलेशनशिप है, ये नॉर्मल तो किसी भी सूरत हाल में नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रोहित जी, अगर आप ध्यान से इनको पढ़े तो इसमें एक चीज आप मिस कर गए, वो ये कि ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, जो कि हम जॉइंटली इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। और इंडिया जो है ना, किसी भी नेशंस के साथ में डिफेंस डील करता है तो मैंडेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है। उससे क्या होता है, जो हमारा अपना भारत का अपना इंटरनल प्रोडक्शन है और जो हम डिपेंडेंसी दुनिया पे कम करना चाहते हैं, उसमें हमें बड़ी मदद मिलती है। और हम एक आर्म्स एक्सपोर्टर भी कंट्री बनते जा रहे हैं, और चाइना को हमें टेक ऑन करना है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में जो अभी भी जो भी समझौते मुआहदे होंगे, उन सारे के अंदर ये सब मैंडेटरी होगा कि जो भी वो सपोर्ट हमें इन टर्म्स ऑफ वेपन्स करेंगे, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। अगर आप जैसी एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं, देखिए एक तो कुछ चीजें हैं जो आप विजिबल करते हैं, और कुछ होती हैं जो इनविजिबल होती हैं। जैसे अगर आपको भी याद होगा कि कुछ पिछले साल की बात है, जब चाइनीज ने इनकर्शन करने की कोशिश करी थी तवांग के आसपास, तो हमारे ट्रूप्स वहां ऑलरेडी मौजूद थे और चाइनीज को वहां से भागना पड़ा था बड़ी बुरी तरीके से। जो ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो कि अमेरिकन चाइनीज को बहुत क्लोजली डे टू डे और मिनट टू मिनट वॉच करते हैं, उन्होंने बड़े टाइम से हमको दिया था। इसलिए ये जो कोलैबोरेशन है बिहाइंड द सीन, ये बहुत माने रखता है। ये सिर्फ वेपन्स ही नहीं है, एक माइंडसेट की कोलैबोरेशन है, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, इंटेलिजेंस की कोलैबोरेशन है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है। इंडिया एक चाइना को एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में रिप्लेस करना चाहता है, तो उसमें हमें वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें स्पेशली अमेरिका, उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये देखें तो ये 75 साल बाद देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन अमेरिकन जब रियलाइज करते हैं इंडिया हैज टू बी गिवन इट्स लॉजिकल एंड राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। राइट, अगर ये चीज हमारी अमेरिका से इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, और हमारे रशिया से भी साथ साथ अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, क्या हम रशिया और अमेरिका को न्यूट्रलाइज कंट्रोल करके आगे चल पाएंगे सर? देखिए, आप ना हमेशा अगर आप किसी भी हमारे 1947 से शुरू करें, नेहरू जी के जमाने में भी था कि हमारे अमेरिका से तब ताल्लुकात बेहतर होते थे बनिस्बत रशिया के, लेकिन रशिया से भी हमारे रिलेशनशिप थे। और 62 वॉर के बाद अमेरिकन ने हमें काफी सपोर्ट किया था, और उसके बावजूद 65 में उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, 71 में उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, रशिया ने हमें सपोर्ट किया। जब कारगिल युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया, रशियंस भी हमारे साथ में मौजूद थे। तो ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट है ना सारी सरकारों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और ये आप देख लीजिए, किसी भी तरीके से इतने यूक्रेन वॉर के बाद में रोहित जी, आपको पता ही कितना प्रेशर इंडिया पे आया ऑयल ना इंपोर्ट करने का, लेकिन इंडिया ने तो इन सब चीजों को दरकिनार किया ना। तो अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे तो किसी भी स्टेज के ऊपर इंडिया, इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिया ने अभी, जयशंकर साहब ने मना करा नाटो को ज्वाइन करने के लिए, नाटो प्लस को, तो वो राइट, इसलिए था क्योंकि हम जो है वो एक बहुत बैलेंस्ड पावर है, हम अपनी अपनी खुद इंटरनेशनल एस्पिरेशंस रखते हैं सुपर पावर की। तो हम किसी कंट्री के अलाई बन सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका क्लाइंट स्टेट नहीं बनते। और अगर आप नाटो वगैरह को देखेंगे तो इनके सारे क्लाइंट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स के, हम उनमें नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमारे किसी भी स्टेज में हमने इसको बहुत बैलेंस रिलेशनशिप करेंगे। इवन अगर हम चाइना के साथ भी देखेंगे तो हम बहुत एंटी चाइना नहीं जाएंगे हमेशा, क्योंकि इमीडिएट नेबरहुड है, कुछ भी होगा तो हमें झेलना पड़ेगा। तो हम एक बैलेंस रखेंगे, चाइना को हमेशा एक मौका देते रहेंगे इंप्रूव करने का। सर, ये नेटो प्लस से ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेटो प्लस ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है? नेटो तो एक अलायंस है ना, वो एक मिलिट्री अलायंस है। हमें नेटो का एम्ब्रेला मिल जाएगा और नेटो भी हमारे साथ खुश होगा। हम पहली बार किसी यूरोपियन अलायंस को में एंटर करेंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है? रोहित जी, पहले तो देखिए, हम अगर अपने आप में एक पावर बनना चाहते हैं तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते।
आज यूक्रेन को इतना सपोर्ट होने के बावजूद 1 सवा साल हो गया, लेकिन यूक्रेन तो युद्ध नहीं जीत पाया ना। तो आपको अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। आज इंडिया की आर्मी, अगर मैं सारे रिजर्व्स और अपने पैरामिलिट्री वगैरह ले लूं, लार्जेस्ट है, 1.4 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी है, आर्मी प्लस सारी रिजर्व्स वगैरह। और अगर इनको हटा भी दे तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है। तो अगर आप ये एस्पिरेशंस रखते हैं ना, तो आप किसी खेमे में, गुट में नहीं जाएंगे। अगर आप नेटो को बड़े ध्यान से देखेंगे, और मेरी ये करंट स्टडी ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मैंने नेटो को बड़े क्लोजली पढ़ा, उसमें अगर आप समझेंगे तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कंट्री अमेरिका के बराबर नहीं है। वहां एक कंट्री है नेटो में जो थोड़ा थोड़ा अमेरिका से अलग होता है, वो है फ्रांस, जो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाता है नेटो के अलावा। अब नेटो प्लस देखेंगे तो उसमें 6 ममालिक हैं। उन ममालिक में कौन है? साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये कंट्रीज, ये हमारे किस सामने कोई एक कंट्री खड़ा नहीं हो सकता। तो वो नेटो के अंदर जाने का मतलब है कि आप अल्टीमेटली अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है और अमेरिकन पॉलिसी, उसके नीचे आ गए, क्योंकि आपको कलेक्टिवली रिएक्ट करना पड़ेगा। और हम हर जगह झगड़ा नहीं करना चाहते रोहित जी। हम मिलिट्री इसलिए रखते हैं ताकि हमारी ग्रोथ में कोई कमी ना ला सके, हमारे को कोई रोक नहीं सके। हमने ना तो हमारे एस्पिरेशन है कि कल हमने जाके आधा चाइना ऑक्यूपाई करना है, या हमारे को ये है कि हम सिंध में बैठना चाहते हैं। हमने तो कभी पाकिस्तान की कोई टेरिटरी उल्टा वापस लौटाई है, वो इसलिए क्योंकि हम ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर नेटो के साथ रहे तो ये जमेले में पड़ेगा। आप देख लीजिए नेटो का क्या हाल हो रहा है। यूक्रेन वॉर में आधे से ज्यादा कंट्री नेटो को कह रही कि भाई हमें लड़ाई नहीं लड़नी, क्यों आप हमें तंग कर रहे हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और कि ये जो आपने इसकी बात की इस समय फ्रांस की और जर्मनी की, ये सब इंडिया से क्या चाहते हैं? इंडिया की ओर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, आज से 30 साल पहले हम ऐसा ट्रेंड देखते नहीं थे। वो इंडिया को ऐसा मानते थे जैसे पता नहीं कहाँ का थर्ड वर्ल्ड कंट्री आ गया है और गरीब बेकारी आ गया है। आज ये सबका फोकस ही इंडिया है, सबके सब इंडिया से बिजनेस करना चाहते हैं, सबके सब इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए रोहित जी, पहली तो आपकी रिकॉग्नाइजेशन सबसे पहले वो दुनिया में जो आती है ना, वो आती है आपकी इकोनॉमिक पावर से। सिंगापुर क्या है रोहित जी? एक छोटा सा शहर है। आपने मेरे ख्याल से मुंबई से शायद बड़ा हो गया होगा। दूसरी बात, अगर आप हांगकांग को देखें, हांगकांग क्या था? मतलब बहुत छोटा सा शहर है। ये जापान क्या है? मतलब जापान को केरला के सामने रख ले, मेरे को लगता है थोड़ा बिल्कुल बराबर का मैप बैठेगा। इनके पास इकोनॉमिक पावर है, इसलिए ये बोल पाते थे। आपके पास अगर इकोनॉमिक पावर और डिफेंस पावर दोनों रहेगी, तो आप एक वाहिद मुल्क होंगे जो कि एक सुपर पावर बन सकते हैं। तो ये जब चीजें देखते हैं, तो जो फ्रांस है, वैसे मैंने आपसे जैसे कहा कि, और नेटो में जो एक मुआलिक है जो कि बेसिकली अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चलता है, तो वो फ्रांस है। और इंडिया और फ्रांस के रिलेशन बहुत पुराने हैं। वो भी ये चाहता है कि हमारी डिपेंडेंसी रशिया पे कम हो। इन कंट्रीज की इकोनॉमी हिली हुई है, डिफेंस इंडस्ट्री कैसी है जो कि स्ट्रेट अवे आपको कैश पैसा देती है, तो वो उसमें वो चाहते हैं। उस डिफेंस इकोनॉमी की वजह से आपका इंटरनेशनल जो फुटप्रिंट है वो बढ़ता है, इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और फ्रांस और जर्मनी और यूएस क्या चाहते हैं? वो इंडिया को चाहते हैं कि हम अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में और आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, इनमें अपना दबदबा थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि इनको सपोर्ट मिले, क्योंकि ये लोग हर चीज ग्राउंड पे कर नहीं सकते। सेम चीज जो है आप अगर आप आसियान कंट्री में ले लीजिए या साउथ चाइना सी में ले लीजिए, तो वहां पे भी जो क्वाड का दबदबा है वो इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि आज एक आप बहुत ही बढ़िया उभरते मिलिट्री पावर है और साथ साथ में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है। राइट, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है और उभरती मिलिट्री पावर है। अच्छा सर, एक चीज, क्या एशिया पैसिफिक में इंडिया की एंट्री पापुआ न्यू गिनी के थ्रू, या वो जो हमारा इंडिया और पैसिफिक का रीजन का जो कोऑर्डिनेशन ग्रुप है उसमें, उसके थ्रू, क्या इंडिया कहीं अपने आप को पैसिफिक में घुसा के चाइना से हेड ऑन कोलिजन पे तो नहीं जा रही है? देखिए, एक होता है इन्फ्लुएंस और एक होता है ट्रबल क्रिएटर। हम इन्फ्लुएंस चाहते हैं, ट्रबल क्रिएटर नहीं है। ये सारी जो कंट्रीज वहां पे, अभी मोदी साहब गए थे पापुआ न्यू गिनी, और वहां के जो भी साउथ पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं उनसे भी मिले थे। तो उनको, वो भी कोई लड़ाई वड़ाई की तैयारी में थोड़ी बैठे हैं। वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, वो एक सपोर्ट चाहते हैं। इंडिया अगर आप देखें तो क्या क्या कर सकता है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ करा सकते हैं, आप
मेडिकल फ्रंट पे बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो टूरिज्म में इतनी दुनिया में इन्फ्लुएंस रखती है, आपके पढ़े लिखे लोग हैं। अब देखिए रोहित जी, आज की तारीख में ना जो भारत को पहले देखा जाता था, मैं इतनी कंट्रीज ट्रैवल करता हूँ, आज इंडियंस की बहुत इज्जत है। और वो कहाँ से आ रही है? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपकी फौज स्ट्रांग है, और आपकी जो नॉलेज है उसको आज पूरी दुनिया जो है सलाम करती है। तो ये सब चीजें देखें तो हम किसी से कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं है, लेकिन हम डिफेंड भी करेंगे और सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों का ख्याल भी रखेंगे। अगर आप देखें तो कोविड के वक्त में सब भाग गए थे वेस्टर्न कंट्रीज, जो हमको लेक्चर देते हैं कि आप शांति बनाए रखें और ये सब चीजें, हमने इन सब कंट्रीज को सपोर्ट किया था ना। इसलिए हमारा कोई मिलिट्री अलायंस और ये सब चीज नहीं है, लेकिन हाँ, दुनिया में अगर अशांति फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो हम इन सब देशों के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए एक वो भरोसे के तौर पे हम इनके साथ में रहते हैं। राइट। मेरे व्यूअर्स बहुत मुझसे बोलते हैं कि भाई तुम नीचे देखते रहते हो, ये ठीक नहीं है, सामने देख करके, सर की ओर देख करके बात किया करो। नहीं, मुझे आपके ये जो रिएक्शन है ये भी सर को सुनाने होते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें। अतुल सर बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, हफ्ते में एक ही दिन मिल पाते हैं। तो जो क्वेश्चन, एक वीरा भारद्वाज का क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन और नहीं पूछ पा रहे इस समय लाइव सेशन में, तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा, कोई टेंशन थोड़ी है। सर, ये वीरा भारद्वाज का क्वेश्चन है कि ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर क्या पाकिस्तान को चेकमेट कर सकते हैं अरेबियन सी में? देखिए वीरा जी, आप चेकमेट किसको करते हैं? जब जैसे आपने चेस का एक हवाला दिया चेकमेट करने का, वो तब होता है जब बराबर के खिलाड़ी होते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी हारा हुआ खिलाड़ी है, उसको चेकमेट करने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया, हमने 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके अरेबियन सी में उतारा। अरेबियन सी से क्या होता है? अरेबियन सी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। वो ट्रेड किसको इंपैक्ट करता है? चाइना को। ध्यान से समझिए, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये पावर प्रोजेक्शन है, ये एक इशारा है चाइना को कि अगर आपने हिमालय बॉर्डर के ऊपर कुछ कोशिश करी तो आपकी इकोनॉमी जो है 10 दिन में बैठ जाएगी। ऑलरेडी जी जिनपिंग जो है वो बेहद बेहद मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेस में है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, वहां पे फैक्ट्रीज बंद हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज मूव आउट कर रहे हैं अपने अपने जितने भी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन थी वहां पे। तो ये सब चीज को देख के इंडिया ने एक इशारा दिया है, सिर्फ इंडिकेट किया है। और ये हमें पाकिस्तान के लिए ना नेवी कहाँ भेजेंगे रोहित जी, ये तो उनके ही लोग उनको ठीक कर देंगे। दूसरी तरफ तालिबान है, एक तरफ ईरान है, उनकी इंटरनल स्ट्रगल बहुत है, उनको पावर प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं, वो वैसे डरे बैठे रहते हैं। ये जरूर है कि हमने चाइना को इंडिकेट किया, और कहीं ना कहीं हमने दुनिया को एक और चीज इसमें करा, एक छुपा हुआ मैसेज देखें कि कल ताइवान वगैरह में भी कुछ होता है तो इंडिया इंडिकेट कर रहा है। और ये सब मोदी जी के यूएस जाने के पहले हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे लीवर मौजूद हैं जो हम पाकिस्तान चाइना को जो लड़खड़ा सकती है उसकी पूरी इकोनॉमी। और कोई भी जो देश जो युद्ध में जब जाता है तो एक स्ट्रांग इकोनॉमी को लेके जाता है। तो ये इंडिकेशन है कहीं ना कहीं, अगर इसको बिटवीन द लाइंस पढ़े तो बिटवीन द लाइंस पढ़े तो इंडिकेशन है। अच्छा, एक चीज और, इंडिया ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स का शोकेस किया अभी हाल में, और वो भी काठमांडू से थोड़ा सा दूर, 3 तारीख को इसी महीने की। उसकी वीडियो भी है, उसके फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। और वो अकेला भी नहीं था, उसके साथ पूरा कवर था। तो ऐसे टाइम पे जब चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर्स के लिए पड़ा है, उसकी उसकी फ्लोर पे क्रैक आ गए हैं, हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हम लोग प्रोजेक्शन पे दिखा रहे हैं, क्या कहीं ये है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी कितनी खराब है, ये दिख रहा है साफ? देखिए, चाइनीज टेक्नोलॉजी तो जब तक ये तो टेस्टेड ही नहीं है ना रोहित जी। चाइना का आखिरी युद्ध जो हुआ था वो वियतनाम से हुआ था, जिसमें चाइना को हार हुई थी। ये अब ये क्या है, गली के जो होते हैं ना वो गुंडे बदमाश टाइप, क्या आपने छोटी छोटी कंट्रीज को डरा दिया, आपने जाके उसकी किसी की शिप को धक्का दे दिया, फिर आपने ताइवान के स्ट्रेट में थोड़े से अपने एयरक्राफ्ट, जिस दिन युद्ध की बारी आएगी वो हमने गलवान में 2-3 साल पहले दिखा दिया ना उनको। तो ये जिसको ये कहते हैं ना, ये अपने माँ बाप के एम्परर है इनके जो बच्चे जो सोल्जर्स है ना, क्योंकि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी ने चाइनीज की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनका एक बच्चा बेचारा पाल पोस के और चाइनीज ने बड़ा किया, उसको कंस्क्रिप्शन के तौर पे जबरदस्ती फौज में जाना पड़ता है। हमारी तो वॉलंटरी फौज है, चाहे वो तमिलनाडु से जवान आता है या असम से आता है या पंजाब से आता है, वॉलंटरी फौज है और अपने देश की रक्षा करते हैं। तो इनका तो टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए, पूरा सोल्जर ही जो है ना, कोई टाइम टेस्टेड नहीं है, वॉर टेस्टेड नहीं है।
सही बात है ना, सोल्जर्स टाइम टेस्टेड है ना वॉर टेस्टेड है। अब आते हैं इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी जिस लेवल पे काम कर रही है, क्या हम देख सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि कुछ टाइम में हम टक्कर दे देंगे ये सारी बड़ी इकोनॉमीज को विद आवर मिलिट्री माइट इज जस्ट टू सपोर्ट। अब एक चीज और, पिछले 20 साल से हम एक चीज और देख रहे हैं कि हमारी मिलिट्रीज जो है वो हमारे इकोनॉमिक चीजों को, हमारी इकोनॉमिक चीजों को सपोर्ट कर रही है, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। मिलिट्री लड़ने के लिए नहीं रह गई है, मिलिट्री लड़ाई करती भी नहीं है। मिलिट्री इस चीज को सपोर्ट करती है, नेवी इस चीज को सपोर्ट करती है कि हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम ना आए, हमारे कंट्री के ट्रेड को प्रॉब्लम ना आए। ये इसको सपोर्ट करते हैं कि हमारे कंट्री पे कोई अटैक ना करे, हमारा बिजनेस ठीक ठाक चले। हम अपनी मिलिट्री माइट के साथ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप कब तक देख सकते हैं? देखते हैं सर। देखिए रोहित जी, भारत को दो एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये कि हम ग्रो कर रहे हैं, दूसरा एडवांटेज ये कि बाकी दुनिया डी ग्रो कर रही है। तो अगर हमने सिर्फ वर्ल्ड स्टैंडिंग में देखेंगे तो हमें दोनों तरफ से फायदा है अपनी स्टैंडिंग को। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी इस पे बैठे हुए हैं कि हम नंबर 3 है कि नंबर 2 है कि नंबर 1 है। वो इस पे बैठे हुए हैं कि किस तरीके से आम भारतीय का जीवन जो है उसको सुधार सके। ठीक है, तो अभी ये जो पूरी जो कवायद जो गवर्नमेंट कर रही है वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों का जीवन को ठीक करने के लिए। नंबर 3, 4, 5 तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। देखा नहीं आपने कि अंबानी साहब किसी दिन रिचेस्ट हो जाते हैं, फिर नहीं, लेकिन क्या अंबानी साहब अपने बिजनेस छोड़ देते हैं? वो ग्रो करते रहते हैं ना। तो ये वो हिसाब किताब है। दूसरी बात ये कि देखिए रोहित जी, हमने अपने डिस्कशन जो स्टार्टिंग में ऑनलाइन आने के पहले किया था कि खतरा हिंदुस्तान को बाहर से नहीं है, खतरा हिंदुस्तान को अंदरूनी ताकत से है। क्योंकि बाहर की दुनिया अच्छे से जानती है कि वो किसी भी तरीके से हमें तंग नहीं कर सकते। और खास करके जो वर्स्ट इज ओवर, बिकॉज जिस वक्त आप यूक्रेन वॉर में दबा के ओपनली वर्ल्ड को डिफाई करके ऑयल ला रहे थे और अपनी जनता और इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे थे, तो इससे ज्यादा डिफाइंस हो नहीं सकता। देखिए समस्या क्या है, आज आपके यहाँ 2024 में इलेक्शन है। आप छोटी छोटी चीजों से देख लीजिए किस तरीके से ये पूरी इकोनॉमी को रोकने के लिए किया जा रहा है। चाहे वो दंगे करने की कोशिश हो रही है, चाहे कोई धरने की कोशिश हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी आप देखिए बहुत खतरनाक टाइम है, 1 साल जब हमको ये सब झेलना पड़ेगा। तो हमको जो है ना, इंटरनल दुश्मन के खिलाफ ध्यान देना है, एक्सटर्नल के लिए हम लोग फौज जो है तैयार बैठे। राइट। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि सर क्या हमने प्रेडेटर ड्रोन लिया है या फिर ओरियन फ्रॉम रशिया? हम लोगों ने प्रेडेटर का साइन कर लिया था, हम लोगों ने प्रेडेटर साइन कर लिया था। अब उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। ये क्वेश्चन और आया है, कोई मेहमान कुछ भी बोल रहा हो तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। भाई मैं ये आपको अभी समझाया था 2 मिनट पहले कि मुझे आपके क्वेश्चंस, आपके रिएक्शंस पढ़ने के लिए, ताकि मैं उनसे पूछ पाऊं, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं, मैं सुनता पूरा हूं इसीलिए। अच्छा, मैं एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, ये है अगर मैं इसे हटा दूं तो ये है वो क्रैक्स जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में जो क्रैक्स आए हैं चाइना के। अगर सर ऐसी ही सिचुएशन है चाइना की, तो क्या आपको लग रहा है कि चाइना जितनी प्रोजेक्शन करता है कि मेरे पास इतनी सबमरीन्स हैं, इतने शिप्स हैं, फ्लोर में क्रैक्स जहां लैंडिंग होगी प्लेन की, वो तो मैंने इससे पहले कभी सुने नहीं थे। इनकी टेक्नोलॉजी होगी, फ्लोर पे क्रैक कर जाती होगी। क्या इस टेक्नोलॉजी के साथ चाइना बैटल में आ सकता है? ये कुछ भी कर सकते हैं रोहित जी, ये तो इतनी जल्दबाजी में करते हैं ना। एक तो देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने में दसियों साल लग जाते हैं रोहित जी। कोई भी एक वेपन प्लेटफॉर्म जो इस साइज का है, ये इतनी फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये चोरी करते हैं टेक्नोलॉजी, अमेरिका से, वेस्टर्न वर्ल्ड से चोरी करते हैं। और ये चोरी करके जोड़ तोड़ करते हैं, थोड़ा रशिया से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई बहुत बड़े, मतलब सडनली इनके पास नॉलेज आ गई अपनी इंटरनल। तो ये जोड़ तोड़ के जो बनाते हैं उसके अंदर ये होगा। अगर आपको इसकी क्लैरिफिकेशन लेनी हो, इसकी सर्टिफिकेशन लेना हो कि इनकी क्वालिटी क्या है, तो पाकिस्तानी दोस्तों से पूछ लें। वो बताएंगे कि जितने उन्हें हवाई जहाज दिए वो सब गिरे पड़े रहते हैं, ड्रोन इनके आधे चलते नहीं है। उसके बाद में अगर आप देखें तो इनकी जो एक वो बाकी जो टैंक्स वैंक्स हैं वो पानी में डूब जाते हैं। तो ये तो क्वालिटी, पाकिस्तान खुद परेशान है। जहां भी देख ले आप, इनको कोई हवाई जहाज दे, हेलीकॉप्टर दे, कुछ भी दे, वो 2-4 दिन के बाद जब रंग रोगन इनका उतर जाता है तो उसके बाद में जो है ये चलने लायक नहीं होते हैं।
तो ये सारी दुनिया बड़े अच्छे से देख रही है और समझ रही है। ये हवा में 4 हवाई जहाज उड़ा के इधर से घूं घूं करके आवाज निकालने से ताइवान डर गया या अमेरिका डर गया या जापान डर गया, ऐसा है नहीं। और हम तो वैसे भी डरने वाले नहीं हैं। तो ये क्रैक वैक तो इनके एक्चुअली बैकग्राउंड बता रहा है कि इनके पास में वो डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है जो कई सदियां लग जाती है एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म को बनाने में। राइट, अभी थोड़ी देर पहले की ही खबर है सर कि इंडिया फिलीपींस को 5 बैटरीज देगा ब्रह्मोस की। फिलीपींस को, वियतनाम को, ये सब हम दे रहे हैं। वियतनाम को देगा, फिलीपींस को पहले दे चुके हैं। ये सब जो ब्रह्मोस हम दे रहे हैं, इससे क्या हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस बेटर होते हैं, डिफेंस रिलेशंस बेटर होते हैं, या हम सिर्फ इसी फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है चाइना का एक और दुश्मन ले भाई रख ले? नहीं, देखिए दोनों ही चीजें काम करती है रोहित जी। चाइना का दुश्मन है तो हमारा तो दोस्त है ही, तो वो भी करता है। तो चाइना जो एक तरफ कोरिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है, वियतनाम है, फिलीपींस है, आसियान के बाकी कंट्री थोड़ा सा दूर है लेकिन से इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, इनके साथ हमारे मिलिट्री रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि इंडिया एक पावर है, अंडमान तक हमारी रीच है इस वक्त, जिसमें हमारी टेरिटरी खुद की टेरिटरी है जहां पे हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनको वेपनाइज करना बहुत जरूरी। तो रोहित जी हम क्यों भूल जाते हैं, जो ये हमारे पास में आके हमको तंग करते हैं, मालदीव में करते हैं, श्रीलंका में करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं, नेपाल में करते हैं, म्यांमार में करते हैं। तो ये तो चाइनीज की वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी है, हम तो उसको रिपे कर रहे हैं। हमारे को तो यह कम से कम नेपाल हमसे हमारा दुश्मन तो नहीं है ना, चाहे बांग्लादेश दुश्मन नहीं है, लेकिन वहां तो वियतनाम तो खार खा के बैठे हुए हैं क्योंकि इनके साथ रोज भिड़ंत होती है। फिलीपींस के साथ और अमेरिका की अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। फिलीपींस और अमेरिका जो है वो दोनों एक अलाई हैं। तो इनके साथ में तो जुड़ना बहुत जरूरी है रोहित जी, चाहे वो इंटरनेशनल स्टैंडिंग और रिलेशंस के लिए हो या डिफेंस के लिए हो। अब टाइम आ गया है कि जो हमारे जैसे जो देश हैं इस पूरे इलाके में, उनको एकजुट होना पड़ेगा। और भारत जिनके साथ जुड़ेगा उसको तो डेफिनेटली उसका बहुत फायदा होगा। राइट सर, भारत को भी फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा। हमारी जो डिप्लोमेसी है इस समय बहुत बेटर सिचुएशन में है। और प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, 21 तारीख को प्राइम मिनिस्टर वहां होंगे, सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। हम आपके साथ टच में रहेंगे सर और आपके साथ और प्रोग्राम करते रहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का कैसा चल रहा है शेड्यूल और क्या हमें वहां से मिला। उम्मीद है कि बहुत ही बड़ी खबर आएगी, जो जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला है। सर आपसे उस पर और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद रोहित जी।